एंड वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी में आए हुए इंडियन पॉलिटी के सारे क्वेश्चन जो 2024 तक आए हुए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से। डैश इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम दैट पार्टिनोइड ब्रिटिश इंडिया इनटू टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947। भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है 1947 में, और ये जो था हुआ था इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के तहत हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। Which of the following act is considered as the precursor of the Indian Constitution? भारत का संविधान का लगभग 70 to 80% जो पार्ट है, 70 से 80% जो पार्ट है, ये लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। By which of the following act was the bicameral legislature introduced at the center level in India? सेंट्रल लेवल पर जो है लेजिस्लेचर को स्थापना जो हुआ था भारत में, ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत में हुआ था। तो ये हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को ये कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है। अब इसी के तहत जो है सेंट्रल लेवल पर जो है लेजिस्लेचर का स्थापना किया गया था, और जो प्रोविंसेस में जो आपका बाइकैमरल लेजिस्लेचर था इसको 1935 में ख़त्म कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। Which of the following reforms led to the implementation of the Government of India Act 1919? 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसी को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। इसी के तहत जो है आपका बाई कैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया था सेंट्रल लेवल और प्रोविंसेस में। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। मॉडलेमेंटो रिफॉर्म जो है ये 1909 का है। डायरेक्ट आपसे डेट पूछा जाएगा, ईयर पूछा जाएगा, तो ये 1909 का है मॉडलेमेंटो रिफॉर्म। एंटी स्लेवरी रिफॉर्म जो है ये है 1843 का, और ये जो है एलन बर्गो के टाइम में हुआ था। यंग बंगाल मूवमेंट जो है ये 1820 का है, और ये हेनरी वेवन डिरोजियो के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। A large part of constitution, especially the structural part of the constitution, is generally derived from the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसी के तहत जो है भारत का संविधान का लगभग 70 से 80% पार्ट जो है यहीं से कॉपी किया गया है। तो यही पूछा गया था कि ये स्ट्रक्चरल फॉर्म जो है भारत के संविधान का ये कहाँ से लिया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। The Charter Act of 1813 extended the East India Company's rule in India to another 20 years, 20 साल के लिए। पहले था 1773 में आया, फिर इसका 20 साल बाद 1793 में आया, फिर अगला 20 साल बाद 1813 में आया, 1833 में और 1853 में। तो हर 20 साल के लिए जो है जो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था उसको एक्सटेंड कर दिया गया था आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। और जो 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड के ऊपर मोनोपोली था ये खत्म हो गया था। उसके बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है चाय का व्यापार भारत में करता था, और चाइना के साथ जो भारत में व्यापार करता था ये करता था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अलावा जो है इंट्रोड्यूस करता है फाइनेंशियल प्रोविजंस फॉर इंडियन एजुकेशन। 1813 के तहत ही ब्रिटिशर जो है भारत में हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेगा भारत में एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए। ये क्वेश्चन आ चुका है WBCS में। अगला है परमिटेड मिशनरी एक्टिविटीज़। जो भी पादरी लोग होते थे, जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे, उनको अलाउ कर दिया गया कि आप भारत में आइए और भारत में क्रिश्चियनिटीज़ का प्रचार कीजिए। ये जो था चार्टर एक्ट 1813 के तहत ही किया गया था। The Constituent Assembly was recognized by the Section Dash of the India Independence Act 1947। इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट जो है 1947 जो है ये जो है 81 सेक्शन 81 के तहत जो है रिकॉग्नाइज किया गया था। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। Which of the following act of the government of India the Montagu Chelmsford reform brought about dualism in the provinces? तो ये हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत ही इसी को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और इसी के तहत जो है ड्वेल गवर्नमेंट जो है ड्वेल लेजिस्लेचर का जो इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेक द डिमांड फॉर अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली? कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो सबसे पहला डिमांड उठा था ये 1934 में 1934 में डिमांड उठा था। ये पूछा जाएगा ये डिमांड किसके द्वारा उठा था, तो ये होगा MN रॉय।
एम एन रॉय के द्वारा जो है डिमांड को उठाया गया था। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389, ऑफ विच डैश वेयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली एस्टेट। टोटल जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे ये थे 389, इसमें से 93 मेंबर जो थे ये थे प्रिंसली एस्टेट से। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय जो भारत में 562 प्रिंसली एस्टेट थे। इन सबको यूनाइट करने का काम जो करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्मदिन है 31 अक्टूबर को ही नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। नेशनल यूनिटी डे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन को ही। तो प्रिंसली एस्टेट से जो है 93 रिप्रेजेंटेटिव थे 93। द एबोलिशन ऑफ डायरची इन द प्रोविंसेस रिकमेंडेड बाय द। डायरची को जो इंट्रोड्यूस किया गया था भारत के लेजिस्लेचर में, ये किया गया था 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत। पर इसको जो है प्रोविंसेस में ख़त्म कर दिया गया था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ख़त्म कर दिया था। और ये ख़त्म करने के बाद सिर्फ और सिर्फ सेंटर लेवल पर जो है आपका बचा था डायरची। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। बाई विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ डायरची वाज इंट्रोड्यूस एट द सेंटर लेवल। सेंटर लेवल पर जो डायरची हो या फिर प्रोविंसेस में डायरची हो, डायरची को इंट्रोड्यूस गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के तहत में किया गया था। प्रोविंसेस में ख़त्म कर दिया जाता है 1935 में। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज एबॉलिश ऑल्सो नोन एज। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसी को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। द एक्ट दैट ट्रांसफर द पावर फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था इससे पावर ले लिया गया और ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। हम सबको पता है कि 1857 क्रांति हुआ था, 1857 का रिवोल्ट हुआ था। रिवोल्ट अब इस समय जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बुरी तरीक़ा से फेल हुआ था। काफ़ी ह्यूज ये जो हुआ था आपका रिवोल्ट हुआ था। तो उसके बाद लगता है क्राउन को कि कहीं इंडिया हाथ से ना चला जाए, तो वो लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर को लेता है और अपने हाथ में पावर को रख लेता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। कंस्टिट्यूएंट असेंबली द constitution of independent India should be made without any outside interference by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise who gave this statement। ये जो कथन है कि भारत का जो संविधान तैयार हो रहा और भारत का जो संविधान होगा ये किसी भी बाहरी इफेक्ट से, कोई भी अदर कंट्री या अदर पर्सन का इफेक्ट से फ्री होगा। ये कम्प्लीटली भारत के लोगों के द्वारा बनाया जाएगा और भारत की जनता एडल्ट फ्रेंचाइजी भारत की जनता इसे चुनेगी। ये जो कथन है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। हु अमंग द फ्लोइंग वाज अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। टी कृष्णामाचार्य जो थे ये हो जाएंगे। के एम मुंशी ये भी हैं। माधव राव ये भी थे। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे बनना चाहिए, इसमें से कौन सा मेंबर नहीं है। ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ है, कौन सा नहीं है। ये हो जाएगा बी एन राव जो है ये सुझाव देने वाली जो कमेटी बनाया गया था सजेशन कमेटी उसके मेंबर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे और इसका जो चेयरमैन था ये था बी आर अम्बेडकर। इसके अलावा जो 6 अदर मेंबर थे उनका नाम था अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी और के एम मुंशी, मोहम्मद सदाउल्ला, बी एल मित्रा। और बी एल मित्रा की मृत्यु के बाद जो है माधव राव को बनाया गया था और डी पी खैतान। ये टोटल 7 मेंबर थे और इसका जो चेयरमैन था बी आर अम्बेडकर था। तो बी एन राव जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, नॉट अ मेंबर यहाँ पर होना चाहिए, नॉट अ मेंबर। हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो ड्राफ्टिंग कमेटी था इसमें 7 मेंबर थे और इसके चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर और इसके अलावा 6 अदर मेंबर थे। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। Who among the following wrote the Hindi version of original Indian Constitution in the कैलीग्राफिक स्टाइल। कैलीग्राफिक स्टाइल में भारत के संविधान को जो हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया है ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। तो ऑप्शन डी इसका राइट है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा।
व्हेन वाज द 10th सेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो टोटल आपका मीटिंग हुआ था ये हुआ था 11 हुआ था। इसमें जो पहला सेशन हुआ था ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ये दिल्ली में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे इनका नाम था सचिनानंद सिन्हा थे। इसके अलावा सेकंड मीटिंग 2 दिन बाद होता है 11 दिसंबर 1946। और इसमें पहली बार जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा मीटिंग जो होता है ये 13 दिसंबर को होता है, 1946 में। और आखिरी मीटिंग जो होता है लास्ट 11th, ये होता है 24 जनवरी 1950 को। हम लोग से पूछा गया 10वां कब हुआ, तो 10वां हुआ था 9 से 17 अक्टूबर 1949 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हाउ मेनी वीमेन मेंबर वेयर देयर इन अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली दैट मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान बनाने के लिए जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना था, इसमें टोटल मेंबर में से 15 मेंबर जो है महिला थी। इनमें आपको एक नाम याद रखना है, विजय लक्ष्मी पंडित। भारत की तरफ से पहली बार यूएनओ में जो महिला गई थी, इनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित, और ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। उनके अलावा जो है राजकुमारी अमृत कौर जो है, ये पहली भारत की जो है आपका हेल्थ मिनिस्टर बनी थी। तो ये कुछ नाम है जो आपको याद रखना है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमेटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। हाउस कमेटी के जो चेयरमैन थे इनका नाम था पिताभाई सीतारामैया। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, पिताभाई सीतारामैया। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर वॉज द चेयरमैन ऑफ द डैश ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ये जो है क्रीडेंशियल कमेटी के चेयरमैन थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो है क्रीडेंशियल कमेटी के चेयरमैन थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। जीबी मावलंकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द डैश ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ये जो थे कमेटी ऑफ ऑन द फंक्शन के चेयरमैन थे। जीबी मावलंकर जो थे ये चेयरमैन थे कमेटी ऑफ ऑन द फंक्शंस के। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग डेट्स वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्ट। भारत का संविधान को एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। यही वजह है कि 26 नवंबर जो है 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। और भारत का संविधान जो इफेक्ट में आया था, मतलब प्रभाव से लागू हो गया था, ये 26 जनवरी 1950 ये फोर्स्ड हुआ था, इफेक्ट में आया था। एडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर और फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। हु एमंग द फ्लोइंग बिकम द मेंबर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम मद्रास कंस्टिट्यूएंसी इन 1946। मद्रास कंस्टिट्यूएंसी से जो रिप्रेजेंटेटिव थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, इनका नाम था अम्मू स्वामीनाथन। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो पहला है द कंस्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1947। ये पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत दिया हुआ है। कॉमनवेल्थ कंट्री उनको कहा जाता है जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स राज करते थे, वो सारे देश को ही कॉमनवेल्थ कहा जाता था। तो जो भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव थे वो कॉमनवेल्थ कमेटी या फिर उनकी तरफ से सिफारिश से नहीं बना था। ये जो है जिस प्रोविंसेस में के थे ये, वहाँ से मेंबर को चुना जाता था। तो पहला गलत दिया है। दूसरा जो दिया गया है द कंस्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड द नेशनल एंथम इन जनवरी 1950, ये सही है। 24 जनवरी 1950 को जो है नेशनल एंथम को एडॉप्ट किया गया था। अगला देख लेते हैं द कंस्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग इन द जनवरी 1948, ये भी गलत दिया हुआ है। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग इन द जुलाई 1949, ये भी गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही दिया हुआ है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर मोतीलाल नेहरू एमोंग 8 अदर्स कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता है कि नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था 1928 में। और ये एक तरह से भारत का संविधान जो था कि भारत के लोगों को क्या क्या चाहिए, उनको किस तरह का फंडामेंटल राइट चाहिए, ये सब कुछ मेंशन किया गया था। तो मोतीलाल नेहरू का जो रिपोर्ट था और
8 अदर मेंबर कांग्रेस का, ये 1928 में रिप्रेजेंट किया गया था। व्हेन वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म? देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, और उससे ठीक 14 दिन बाद 14 डे लेटर जो है आपका ड्राफ्टिंग कमेटी का स्थापना हुआ था। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 29 अगस्त 1947। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे ये बी आर अम्बेडकर थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल जो है 7 मेंबर थे। हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर के सनमुखम सेठी जो थे, आर के सनमुखम सेठी, ये भारत के पहले जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला जो यूनियन बजट है किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, तो डेफिनेटली जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे वही पहला यूनियन बजट को प्रेजेंट करेंगे। तो के एम सनमुखम सेठी इनका नाम है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। हु एमंग द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? जिन्होंने भारत का संविधान का निर्माण किया है उन्हीं को ही कहा जाता है लॉ मिनिस्टर कहा जाता है। तो बी आर अम्बेडकर जो थे, बी आर अम्बेडकर ये भारत के पहले जो है लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। डैश वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? भारत के जो पहले डिफेंस मिनिस्टर थे इनका नाम था बलदेव सिंह। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। एट प्रेजेंट जो है इनका नाम है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी है जी जो है ये अभी भारत के जो है डिफेंस मिनिस्टर है। दी फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आसान सा क्वेश्चन। अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, और यही पहले जो है आपके मतलब यंगेस्ट, अगर पूछा जाए यंगेस्ट आईएनसी प्रेसिडेंट इनसे पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट आईएनसी ये कौन रहा है, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। 1940 से लगभग 1946 तक लगातार ये जो आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली? जो बी एन रॉय जो है, बी एन रॉय ये जो एडवाइजरी कमेटी बना था कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए उनका सलाहकार जो है बी एन राव थे। Who was adopted as the Assembly's constitutional advisor in 1946 during the framing of Indian Constitution? एडवाइजरी कमेटी के जो हेड थे इनका नाम था बी एन राव। बी एन राव, जब भारत का संविधान तैयार हो रहा था तो एक एडवाइजरी कमेटी को तैयार किया गया था, तो उनका हेड जो बनाया गया था बी एन राव को बनाया गया था। हु वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली? महात्मा गांधी जी जो थे ये कभी भी भारत कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं रहे। उनके अलावा जो है सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जीवी मावलंकर ये सारे के सारे जो हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। अब पर इसमें महात्मा गांधी कभी भी कोई मेंबरशिप नहीं लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली? कंस्टिट्यूएंट असेंबली का स्थापना होता है 9 दिसंबर 1946 में, और इसके पहले चेयरमैन या टेम्परेरी चेयरमैन जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ऑन 9 दिसंबर 1946 हु चेयर्ड द फर्स्ट सेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली? कंस्टिट्यूएंट असेंबली के पहले चेयरमैन जो थे इनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। आपसे टेम्पोररी भी पूछा जाए तब भी आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। पहला जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को पूछा गया था, पूछा जाएगा कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है कहाँ स्थापित हुआ था, तो ये दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में बना था। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। हु एमंग द फ्लोइंग मूव्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली? मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीएससी से लेकर चपरासी तक का एग्जाम में आ चुका है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। हु रिप्लेस्ड सच्चिदानंद सिन्हा एज प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली? 9 दिसंबर 1946 को जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली का स्थापना होता है तो उसके चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरा मीटिंग होता है 1946 में, और ये होता है दिल्ली में, और इसके द्वारा जो है चुने जाते हैं या फिर पहला परमानेंट जो चेयरमैन है चुने जाते हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? आपसे ऐसे पूछा जा सकता है पहला फॉरेन मिनिस्टर कौन था भारत का, तो जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वही भारत के पहले एक्सटर्नल अफेयर मंत्री या फिर आप बोल सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर थे। तो ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। द फर्स्ट सेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी? तो ये दिल्ली में हुआ था।
9 दिसंबर 1946 को जब पहला सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो ये हुआ था दिल्ली में, और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इसके पहले प्रेसिडेंट थे। When did the first meeting of Constituent Assembly took place? पहला मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, और ये हुआ था दिल्ली में, और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इसके प्रेसिडेंट थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन, पहला मीटिंग जो होता है कंस्टिट्यूएंट असेंबली का ये होता है दिल्ली में 1946 में। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑन, भारत का जो संविधान दिवस है या कॉन्स्टिट्यूशन डे है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर इसको एडॉप्ट कर लिया जाता है, पर ये जो फोर्स में आता है, लागू जब होता है, ये होता है 26 जनवरी 1950 को। आपसे पूछा जाएगा कितना दिन में लगभग संविधान बनकर तैयार हुआ है, तो ये 2 साल 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज में बन के तैयार होता है भारत का संविधान, लगभग 3 साल में भारत का संविधान बन के तैयार होता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, अगर आपसे पूछा जाए कि लागू कब हुआ, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जबकि बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। When did the Constituent Assembly adopt the Constitution of India? भारत के संविधान को एडॉप्ट किया गया है 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। The movement objective resolution to guide the deliberations of the assembly was started by, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये सुझाव दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का सुझाव दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ऑप्शन इसका ए राइट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय, भारत का जो संविधान बन के तैयार हुआ, इसको बनाने के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्थापना किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द डिसेबिलिटी एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये यूपीएससी में आ चुका है। तो ये हो जाएगा 1995 में जो है डिसेबिलिटी एक्ट को पास किया गया। जो भी शारीरिक रूप से विकलांग लोग हैं उनके लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किया गया था डिसेबिलिटी एक्ट। इसके तहत जो है डिसेबिलिटीज पर्सन को बेनिफिट मिलता है जॉब वगैरह में थोड़ा सा, तो ये प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। द ड्राफ्टिंग कमेटी रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेज, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है जो भारत के संविधान को तैयार किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। हु हेडेड प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपसे ये ना बोल के अगर आप बोलते सेंट्रल लेवल पे या यूनियन लेवल पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड कौन थे, तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन इसका बी राइट है। आपसे पूछा गया था प्रोविंशियल लेवल पे कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, इसमें से कौन सा फीचर्स नहीं है, भारत के संविधान का कौन सा एक फीचर्स नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये तो है दुनिया का सबसे बड़ा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत का है। अगला जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू सेटल डिस्प्यूट, हाँ भारत का संविधान जो ये है आपका जुडिशरी है ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी के दबाव में आके काम नहीं करता, तो ये भी सही है। सिंगल टायर गवर्नमेंट नहीं, 3 टायर गवर्नमेंट होता है, 3 टायर। एक होता है यूनियन गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट और एक होता है लोकल गवर्नमेंट। यही पूछा गया था कौन सा गलत है, तो ये जो सिंगल टायर गवर्नमेंट लिखा गया है नहीं, ये 3 टायर होता है, यूनियन, स्टेट एंड लोकल। अगला है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, हाँ ये है खूबी है कि भारत में जो है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो है पावर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, सी गलत दिया हुआ है। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द आइडिया ऑफ हैविंग अ प्रोविजन for a bicameral parliament in the constitution of India was borrowed from the Dash constitution, भारत का संविधान जो है, भारत के संविधान में जो है आपका लोकसभा और राज्यसभा के बारे में मेंशन किया गया है। इसी तरह का सिस्टम जो है आपका ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में जो लोकसभा है उसको कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल और जो राज्यसभा है उसको कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। तो भारत में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये लिया गया है ब्रिटेन से। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा।
व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। और डीपीएसपी जो भारत के संविधान में लिया गया है ये लिया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड से और आयरलैंड जो है इसको कॉपी किया है स्पेन से। स्पेन से लिया है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। भारत के संविधान में जो डीपीएसपी है जिसको पार्ट 4 कहा जाता है ये लिया गया है आयरलैंड से और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का पार्ट था। द कैबिनेट सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम लोग तुरंत देखे थे लोकसभा और राज्यसभा जो है ये हम लोग लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। वहाँ पर हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। तो यही पूछा गया था सेम क्वेश्चन यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया है। इसमें से कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट जो है फंडामेंटल राइट हम लोग लिए हैं यूएसए से। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। ये लिया गया है यूएसए से। उसके अलावा जो है रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया गया है। बाई कैमरल सिस्टम लोकसभा राज्यसभा ब्रिटेन से लिया गया है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है ये लिया गया है यूएसए से। इन इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हुज कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीड्यूर जो लिया गया है लॉ को स्थापित करने के लिए ये लिया गया है जापान से। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ एडॉप्टेड फ्रॉम। ये जो है कॉन्करेंट लिस्ट 3 तरह का लिस्ट होता है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट होता है। तो ये जो है कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन सी आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। जर्मनी से लिया गया है इमरजेंसी लिया गया है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग नेशन इंडिया हैज़ एडॉप्टेड द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है भारत आयरलैंड से लिया है और आयरलैंड जो है स्पेन से लिया गया है। तो भारत लिया है आयरलैंड से और आयरलैंड जो है स्पेन का कॉन्स्टिट्यूशन से इसको कॉपी किया है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में कौन सा लिया गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये लिया गया है यूएस का संविधान से लिया गया है। ये हमारा जो न्यायपालिका होगा ये इंडिपेंडेंट होगा, किसी का इसको ऊपर दबाव नहीं होगा। ये जो है अगला एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है ये लिया गया है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो है ये हम लोग जो है कनाडा के संविधान से एडॉप्ट किया गया भारत के संविधान में। और कॉन्करेंट लिस्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। ये फ्रांस का संविधान से लिया गया है। एक्चुअली जो वर्ड है लिबर्टी इक्वलिटी और फर्टिनिटी ये जो हुआ था फ्रांस का रेवोल्यूशन जो हुआ था ये इसका डेट भी पूछा जाएगा 1789। फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया था लिबर्टी इक्वलिटी और फर्टिनिटी और इसी को भारत के संविधान में जो है डाला गया है। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। इसमें से कौन सा है जो कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है। यूनियन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर जो हम लोग फेडरल सिस्टम लिए हैं, फेडरल सिस्टम जो लिया गया है ये लिया गया कनाडा से। और ये जो है इसमें कहा जाता है फेडरल सिस्टम में कि यूनियन गवर्नमेंट जो होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सही है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये भी लिया गया है कनाडा के संविधान से एडवाइजरी जुरिडिक्शन। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो यही पूछा गया था इसमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो ये जो सी है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है ना कि कनाडा के संविधान से। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्सली डिराइव्ड इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द बिल ऑफ राइट इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। हम लोग को संविधान में जो लिया गया फंडामेंटल राइट इसी तरह का था बिल ऑफ राइट यूएस में था और यूएस का बिल ऑफ राइट से ही जो प्रभावित हो गया भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट को जोड़ा गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी।
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है फंडामेंटल राइट, और वहाँ पर इसको कहा जाता था बिल ऑफ राइट। Which of the flowing provisions and the constitutions of the different country from which they have been adopted in the Constitution of India has been इनकरेक्ट पेयर। बहुत सारा चीज़ जो है भारत का संविधान का दूसरे देशों से लिया गया है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये पूछा जा रहा। द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ जो है ये ब्रिटेन से लिया गया, ये सही है। अगला है चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो है भारत के संविधान में यूएस के संविधान से लिया गया, ये भी सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये आयरलैंड से लिया गया है, ये भी सही है। प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी जो है ये कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है, ये लिया गया फ्रांस से, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। यही पूछा गया था इसमें से कौन सा गलत है, तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। Which of the following acts introduce federal features and the provisional autonomy in the legislature and also made provisions for the distribution of legislative power between the center and the provinces? भारत का जो संविधान है ये एक फेडरल फॉर्म है, और फेडरल फॉर्म जो लिया गया है कनाडा से लिया गया है। इसमें जो है आपका एक यूनियन गवर्नमेंट होता है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट होता है। यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होता है, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, और ये जो है भारत के संविधान में मेंशन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर आपसे पूछा जाए कोई भी चीज़ जो है भारत के संविधान में किससे प्रभावित होकर लिया गया है और उसमें अदर कंट्री ना दिया हुआ रहे, तो आपका मैक्सिमम चांस है कि वो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसी से प्रभावित होगा, वहीं से लिया गया होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिराइव्ड फ्रॉम द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर से भारत के संविधान में क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट जो है ये यूएसए से लिया गया है। 5 ईयर प्लान जो है ये सही है, ये यूएसएसआर से लिया गया है। सम टाइम आपको यूएसएसआर ना मिलेगा, नहीं अगर मिलता है तो आप वहाँ रसिया टिक लगा सकते हैं। प्रीएम्बल जो है ये लिया गया है यूएसए से, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। 5 ईयर प्लान जो है भारत के संविधान में ऐड किया गया है, ये यूएसएसआर से लिया गया है। द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो लिबर्टी इक्वलिटी और फर्टिनिटी जो है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, और इसी से प्रभावित होकर लिबर्टी इक्वलिटी और फर्टिनिटी जो है भारत के संविधान में ऐड किया गया था। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ द लिबर्टी इज बोरो फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री। लिबर्टी इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी भारत के संविधान में जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया था, तो ये फ्रेंच का कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड द फर्टिनिटी इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया था, और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया लिबर्टी इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी। द आइडिया ऑफ एम्ब्यूसमेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री। तो ये जो है एम्ब्यूसमेंट जो है स्वीडन के संविधान से लिया गया, इंपॉर्टेंट है, ये एनटीपीसी में भी आया था अभी, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, और ये जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। यूएस में जो है डुअल सिटीजनशिप है, भारत में जो है सिंगल सिटीजनशिप है, और इंग्लैंड में भी सिंगल सिटीजनशिप है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरो फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जो है लिया गया है जुडिशियल रिव्यू या फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये जो है यूएस से लिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। रेसिडुअल पावर जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। आपका एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो है यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, लोकसभा उसके ऊपर कानून बनाएगा। जो स्टेट लिस्ट होता है उसमें जो होता है आपका लिस्ट, जो राज्यसभा होता है वो बनाता है आपका कानून। एक जो होता है आपका रेसिडुअल, जो कॉन्करेंट लिस्ट होता है उसमें कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो इसे बना सकता है। उसी तरह कुछ आपका यूनियन लिस्ट है और कुछ स्टेट लिस्ट है, कुछ ऐसा है जो आपका होता है इनके बीच में होता है। तो जब ऐसा कुछ रहेगा तो उसके ऊपर कानून कोई भी बना सकता है। तो रेसिडुअल पावर इसी को कहते हैं। जो रेसिडुअल पावर का कॉन्सेप्ट जो लिया गया है भारत के संविधान में, ये लिया गया है कनाडा से, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
आर बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। आपका जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो ये होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के थ्रू होता है और ये लिया गया है ब्रिटेन से, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। द फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ प्रिविलेज, ये सारा का सारा जो है भारत के संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ब्रिटेन। The provision of the speaker and his role of the Indian Constitution are borrowed from the Dash Constitution। भारत के संविधान में आपको पता है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 79 है। 79 में कहा जाता है पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट। आर्टिकल जो है आर्टिकल 80 में कहा गया है राज्यसभा। आर्टिकल 81 जो है इसे मेंशन किया गया है लोकसभा। ये सारा चीज़ जो मेंशन किया गया है और ये हम लोग जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एडॉप्ट किए हैं ये लिया गया है ब्रिटेन से, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, ब्रिटेन। द क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है या फिर क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में डाला गया है, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री, ये जो है लिया गया है यूएसए से। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो भारत के संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया है ये यूएस के संविधान से प्रभावित है। अब भारत में जो है PIL के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जो सबसे बड़े मतलब सपोर्टर थे या भी भारत में इनको लागू करवाना चाहते थे, इनका नाम था VR कृष्णा और दूसरा है PN भागवती। आपसे यही पूछा जाएगा कि जो है PIL को भारत में जो लागू करने के लिए जो सबसे ज़्यादा जो इन्फोर्स या फिर काम किए हैं ये किसके द्वारा किया गया है, तो PN भागवती के द्वारा इनका जो है इनके इसको लागू करने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया था। इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज ओरिजिनेटेड। जुडिशियल रिव्यू जो है या फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है ये भारत के संविधान में US के संविधान से लिया गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहली बार जो है ब्रिटेन में हुआ था और ये लगभग 13वीं सेंचुरी के बीच में हुआ था। उस समय वहाँ पर उसको चार्टर कहा जाता था कि एक कानून बनेगा वो पूरा साल लागू किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि रिटन कॉन्सेप्ट जो है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, तो US का संविधान जो है वहाँ से जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेट लिया गया है। पर कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला जो आपका एविडेंस मिलता है ये मिलता है ब्रिटेन से। फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एडॉप्टेड। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये USSR से लिया गया है और फंडामेंटल राइट जो है ये लिया गया है अमेरिका से। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज टेकन फ्रॉम द फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये USSR से और फंडामेंटल राइट जो है ये लिया गया है USA से लिया गया है। फंडामेंटल अगर राइट पूछा जाए तो USA और फंडामेंटल ड्यूटी जो है USSR से लिया गया है, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। Sections and schedule of the Constitution. Part 16 of our Constitution contain dash। पार्ट 16 जो है हमारे संविधान का इसमें मेंशन किया गया है स्पेशल प्रोविज़न रिलेटेड टू सर्टेन क्लास। ये सर्टेन क्लास जो होगा इसमें SC आ सकता है, ST आ सकता है और एंग्लो इंडियन आ सकता है, एंग्लो इंडियन आ सकता है। इलेक्शन कमीशन जो है ये मेंशन किया गया है पार्ट 15 में, पार्ट 15 में मेंशन किया गया है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये पार्ट 20 में है, पार्ट 20 में मेंशन किया गया है। और ये जो म्यूनसिपैलिटी जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये पार्ट 9 का ए में है, पार्ट 9 का ए में मेंशन किया गया है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो है 15 नंबर पार्ट में मेंशन किया गया है और अमेंडमेंट जो है ये 20 नंबर पार्ट में मेंशन किया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट। विच ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट्स कम अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में जो है 3 लिस्ट बना हुआ है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये जो पोर्ट होता है, पोर्ट आता है यूनियन लिस्ट में, रेलवे जो है यूनियन लिस्ट में है, बैंकिंग जो है ये भी यूनियन लिस्ट में है। आप सुने होंगे कलकत्ता पोर्ट का नाम जो है बदल दिया गया है और इसका जो नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी है और ये किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लिस्ट में जो भी नाम होता है वो जो है आपका
सेंट्रल गवर्नमेंट तय करता है क्या नाम रखना है या उससे रिलेटेड कोई भी रूल एंड रेगुलेशन बनता है, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट है। रेलवे जो है आपको पता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है। बैंकिंग जो है आरबीआई के अंडर में आता है, और आरबीआई जो है यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है। एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर टैक्स हो गया या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी जो आपका प्रोग्राम निकलता है, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकलता है और ये स्टेट लिस्ट में मेंशन किया गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग बिलोंग्स टू द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो 7th शेड्यूल है भारत के संविधान का, इसी में जो आपका है कॉन्करेंट लिस्ट को मेंशन किया गया है, और ये पूछा जा रहा है कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर ये है स्टेट लिस्ट में। टोल जो है, टोल लगता है आपका जो जो चुंगी जिसको बोलते हैं, ये आपका स्टेट लिस्ट में आता है। फैक्ट्री जो है ये आपका आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, मतलब इसके ऊपर फैक्ट्री के ऊपर जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनेगा ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकता और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकता है। टैक्स ऑन द इनकम अदर देन द एग्रीकल्चर ये आता है आपका यूनियन लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में आता है। जो हम लोग अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं या फिर डायरेक्ट टैक्स देते हैं, ये सारा का सारा जो है आपका यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो ऑप्शन जो सी है फैक्ट्री जो है ये आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। Which schedule of the Indian Constitution contain provision related to union list? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर आपका कॉन्करेंट लिस्ट, सारा का सारा जो है 7th शेड्यूल में मेंशन किया गया है भारत के संविधान का, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर द फेडरल एग्जीक्यूटिव। फेडरल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का बात किया जा रहा है। पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी दिया हुआ है। पार्ट 2 जो है इसमें नागरिकता दिया हुआ है, सिटीजनशिप दिया हुआ है। पार्ट 3 जो है इसमें मेंशन किया गया है आपका फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 जो है डीपीएसपी मेंशन किया गया है, डीपीएसपी। पार्ट 4 का जो ए है, पार्ट 4A जो है, पार्ट 4A इसमें जो है मेंशन किया गया आपका फंडामेंटल ड्यूटी। और जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट जो है ये जो है पार्ट 5 में है। पार्ट 5 में यही पूछा गया था, फेडरल एग्जीक्यूटिव मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पूछा गया था, और ये जो है पार्ट 5 में मेंशन किया गया है, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट इन टर्म ऑफ यूनियन, स्टेट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट जो है भारत के संविधान के 7th शेड्यूल में मेंशन किया गया है, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, 7th शेड्यूल। व्हाट डज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू। पार्ट 1 में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 में है सिटीजनशिप, पार्ट 3 में जो है फंडामेंटल राइट को मेंशन किया गया है। और फंडामेंटल राइट जो है ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है दिया गया भारत के संविधान में, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट जो है आपका पहला जो है पार्ट 1 हो गया इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 हो गया सिटीजनशिप, पार्ट 3 हो गया फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 हो गया डीपीएसपी, पार्ट 4 का ए हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, पार्ट 5 जो है आपका यूनियन गवर्नमेंट है, और पार्ट 6 जो है ये आपका स्टेट का है, स्टेट से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा पार्ट 6। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। पार्ट 6 में जो है स्टेट गवर्नमेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर है इसके बारे में मेंशन किया गया है, तो ऑप्शन इसका डी राइट है। इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जो मेंशन किया गया है ये आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक मेंशन किया गया है, और ये जो है आर्टिकल 14 में पार्ट 14 में मेंशन किया गया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया incorporated Goa, Daman and Diu as the 8 union territory of India by amending the first schedule of the constitution। तो ये जो था 12th अमेंडमेंट था, और ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये हुआ था 1962 में, और 1962 के तहत ही जो है गोवा जो है इसके ऊपर जो है पुर्तगाली राज कर रहे थे। तो पुर्तगाली जो है 1962 में भारत छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद गोवा को, दमन एंड दीव को जो है यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है, और इसको जो है 12वां संविधान संशोधन के तहत जो है 1962 में जो है भारत में मिलाया जाता है एज ए यूनियन टेरिटरी। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फ्लोइंग शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एलोकेशन ऑफ सीट टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन राज्यसभा। शेड्यूल फर्स्ट जो है, शेड्यूल फर्स्ट में देश का नाम और एरिया और स्टेट का नाम वगैरह मेंशन किया गया। शेड्यूल 2 जो है जो भी आपका मतलब राष्ट्रपति है,
उपराष्ट्रपति है, लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के जजेस वगैरह है, उनका सैलरी मेंशन किया गया है, एलोकेशन आपको अलावेंस मेंशन किया गया है। पार्ट 3 में इन सारे लोगों को जो है आपका ओथ दिया गया है, शपथ ग्रहण दिया गया है। और पार्ट 4 के अंदर जो है राज्यसभा में जो सीट का एलोकेशन होगा ये मेंशन किया गया है। तो जो शेड्यूल फर्स्ट है, शेड्यूल फर्स्ट में देश का नाम है एज यूजुअल, जिस तरह पार्ट 1 में है देश का नाम है। दूसरा में जो है सैलरी है। तीसरा में जो है आपका हो जाएगा ओथ एंड अफर्मेंटेशन हो जाएगा। और चौथा में जो हो जाएगा आपका यूनियन टेरिटरी, किस यूनियन टेरिटरी से या किस स्टेट से कितना लोग जो है राज्यसभा में नॉमिनेट होकर आएगा या फिर इलेक्ट होकर आएगा, ये मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया। काउंसिल ऑफ स्टेट जो है राज्यसभा को कहा जाता है, राज्यसभा को ही काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। तो राज्यसभा में जो सीट रहता है, अलग अलग स्टेट से अलग अलग सीट रहता है, ये जो है शेड्यूल 4 के अंदर मेंशन किया गया है। शेड्यूल फर्स्ट जो है उसमें देश का नाम, एरिया वगैरह मेंशन है। 2 नंबर में है सैलरी कितना मिलेगा, 3 नंबर में ओथ है और 4 नंबर में राज्यसभा में सीट रिजर्व है डिफरेंट स्टेट का। तो ये मेंशन किया गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। Which schedule of the Indian Constitution demarcates the power of the union and the state, that is union list, state list and the concurrent list। ये शेड्यूल 7 में मेंशन किया गया है। तीनों लिस्ट को, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट इज मेंशन अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड डैश पार्ट एंड 395 आर्टिकल। जो भारत का संविधान जब बन के लागू हुआ था तो इसमें जो था 22 पार्ट था। एट प्रेजेंट जो है 25 पार्ट है। एट प्रेजेंट जो है भारत के संविधान में 25 पार्ट है। पर जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जब से लागू हुआ था उस समय 22 पार्ट था और 395 आर्टिकल था। अभी जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है 450 के करीब जो है आर्टिकल है। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट हैज़ इंक्लूडेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 11th शेड्यूल जो है भारत के संविधान का, ये जो है आपका लोकल बॉडी के बारे में मेंशन करता है। और लोकल बॉडीज में आ जाता है म्यूनसिपैलिटी आ जाता है। तो म्यूनसिपैलिटी का काम जो है पुलिस को संभालना नहीं है, ये गलत है। मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये भी इसका म्यूनसिपैलिटी का काम नहीं है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ये म्यूनसिपैलिटी का काम नहीं है। हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान रखना, जो आपके या मेरे घर में जो पानी आ रहा, ये जो भी आता है लोकल सफाई करने वाला आता है, ये म्यूनसिपैलिटी के थ्रू ही आता है। तो ये 11th शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया है। यह एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एट प्रेजेंट जो भारत का संविधान है इसमें जो है आपका शेड्यूल जो है 12 है। जब भारत का संविधान बना था तो उस समय 8 शेड्यूल था। अभी एट प्रेजेंट जो है 12 शेड्यूल है भारत के संविधान में। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज हाउ मेनी पार्ट। एट प्रेजेंट 25 पार्ट है, पर जब भारत का संविधान बना था उस समय जो है 22 पार्ट था। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। हाउ मेनी शेड्यूल डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन एज ऑफ अप्रैल 2021। अगर 2025 तक भी पूछा जाए कि 2025 तक भारत के संविधान में जो है कितना शेड्यूल है, तो ये 12 शेड्यूल है। पहले 8 था और इस शेड्यूल एट प्रेजेंट जो है 2025 तक ये 12 शेड्यूल है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हाउ मेनी आर्टिकल। एट प्रेजेंट जो है लगभग 450 के आसपास जो है आर्टिकल है। जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो है 22 पार्ट, 8 शेड्यूल और 395 आर्टिकल था। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। Which of the following schedule contain a special provision for the administration of the tribal area of the 4 northeast state of A असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आप इसको याद रख सकते हैं AMTM से। और ये जो है 6 शेड्यूल में मेंशन किया गया है। ए से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। The 6th schedule of Indian Constitution does not exercise its control to the tribal area of which of the following state। तो AMTM ए से हो जाएगा असम, दूसरा एम से हो जाएगा मेघालय, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, अब एम से हो जाएगा मिजोरम।
तो ये मणिपुर जो है ये 6 शेड्यूल के अंदर इसको स्पेशल प्रोविज़न नहीं मिला है, तो ऑप्शन इसका ए राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मणिपुर जो है, मणिपुर को 6 शेड्यूल के तहत मिजोरम को जो है स्पेशल प्रोविज़न मिला है 6 शेड्यूल के तहत, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द प्रोविजन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है ये शेड्यूल 11 के अंदर मेंशन है, और शेड्यूल 12 में जो है आपका लोकल बॉडी जो होता है म्यूनसिपैलिटी मेंशन किया गया है, तो ऑप्शन जो है बी इसका राइट हो जाएगा कि 11 शेड्यूल के अंदर पंचायती राज और शेड्यूल 12 के अंदर जो है म्यूनसिपैलिटी को मेंशन किया गया है। 12 के अंदर म्यूनसिपैलिटी मेंशन किया गया है। 10 जो है इसके अंदर जो है एंटी डिफेक्शन को मेंशन किया गया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द, पार्ट 8 जो है आसान सा क्वेश्चन, पार्ट 8 के अंदर जो है यूनियन टेरिटरी को मेंशन किया गया है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। 8 शेड्यूल में लैंग्वेज है, भारत में जो है 22 जो है आपका 8 शेड्यूल में लैंग्वेज को मेंशन किया गया है। दूसरा है सेकंड शेड्यूल के अंदर जो है ओथ दिया गया है, नहीं, सेकंड शेड्यूल के अंदर जो है सैलरी मेंशन किया गया है, सैलरी को मेंशन किया गया है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी स्पीकर वगैरह जो हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका सैलरी मेंशन किया गया है। और शेड्यूल 3 के अंदर जो है ओथ को दिया गया है, 3rd शेड्यूल, यही पूछा गया था, इसमें कौन सा मैच नहीं। 4th शेड्यूल के अंदर जो है लोकसभा में जो सीट होगा रिजर्व होगा, इसको मेंशन किया गया, तो ये सही है। और जो 10th शेड्यूल है इसके अंदर जो मेंशन किया गया है एंटी डिफेक्शन, अगर आप किसी पार्टी से खड़े होते हैं और जीत जाते हैं, जीतने के बाद आप उस पार्टी को अगर छोड़िएगा तो आपका वहाँ का जो आपका लोकसभा का अगर सीट होगा या लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट होगा, तो वहाँ का आपका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है ये गलत मैच किया हुआ है। Which of the following schedule of the Constitution of India has been incorrectly matched with its content? इसमें से कौन सा गलत है। फर्स्ट शेड्यूल जो है इसके अंदर दिया गया है स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो ये सही है। पहला जो शेड्यूल है इसके अंदर देश का नाम, देश का एरिया, राज्यों का नाम वगैरह मेंशन किया गया, तो पहला सही है। 3rd शेड्यूल के अंदर जो है ओथ एंड अफर्मेशन है, तो ये सही है कि दूसरा जो है, और दूसरा के अंदर जो मेंशन किया गया सैलरी मेंशन किया गया। जो सेकंड शेड्यूल है उसके अंदर जो है लोकसभा के स्पीकर वगैरह हो गए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए या अदर जजेस जो है उनका सैलरी वगैरह मेंशन है, प्रेसिडेंट का सैलरी वगैरह मेंशन है। तीसरा में है ओथ है, और चौथा में जो है सीट रिजर्व है। काउंसिल ऑफ स्टेट जो है राज्यसभा को कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट, तो ये जो है ये भी सही है, राज्यसभा में कितना सीट किस स्टेट से किस यूनियन टेरिटरी से रिजर्व होगा ये मेंशन किया गया है। सेकंड शेड्यूल जो है ये लैंग्वेज ये गलत दिया है। सेकंड शेड्यूल के अंदर जो है ये सैलरी मेंशन किया गया है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा जो गलत दिया हुआ है। दिस सैलरी emoluments of which of the following official is mentioned in part E of the second schedule of Constitution of India। तो पहला बोला गया द पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये गलत है। प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल का नहीं दिया गया है, इसमें जो है आपका मेंशन किया गया है CAG का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का मेंशन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डेप्थ में है। पार्ट ई जो है सेकंड शेड्यूल का पार्ट ई जो है इसके अंदर जो है CAG का सैलरी को मेंशन किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू द सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड शेड्यूल के अंदर जो है सैलरी को मेंशन किया गया है, तो जो पहला है ये गलत हो जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव जो है 4 नंबर शेड्यूल में है, लैंग्वेज जो है 8 नंबर में है, ओथ जो है 3 नंबर में है, सैलरी जो है ये मेंशन किया गया सेकंड शेड्यूल के अंदर में, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। यूनियन लेजिस्लेचर एलोन कैन मेक लॉ ऑन मैटर रिलेटेड टू। यूनियन लेजिस्लेचर जो है यूनियन लिस्ट के अंदर में जो चीज़ आएगा उसके ऊपर कानून बना सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है स्टेट लिस्ट के अंदर में जो आएगा उसके ऊपर कानून बना सकता है, और जो आपका होता है कॉन्करेंट लिस्ट उसमें कोई भी बना सकता है, यूनियन बना सकता है या फिर स्टेट बना सकता है। तो रेलवे जो है यूनियन गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, इसलिए रेलवे रिलेटेड जितना भी आपका काम होगा या जितना भी कुछ रूल रेगुलेशन आएगा वो सारा का सारा यूनियन लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाएगा। पब्लिक हेल्थ जो है स्टेट लिस्ट में आता है, पुलिस जो है स्टेट लिस्ट में आता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये तो आपका एक सेपरेट ही हो जाएगा, इसके लिए बनाएगा आपका स्टेट लेजिस्लेचर ही इसके लिए कानून बनाएगा।
तो ऑप्शन इसका सी जो होगा रेलवे, ये यूनियन लिस्ट का अंदर मेंशन किया गया है। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंटर स्टेट रिलेशन मेंशन, सेंटर स्टेट रिलेशन जो है ये पार्ट 9 के अंदर में मेंशन किया गया है भारत के संविधान का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी पार्ट 9। Which article of Constitution of India provides the reservation of seat for the scheduled caste and scheduled tribe in लोक सभा? लोकसभा में जो है SC/ST का जो सीट रिजर्व है ये आर्टिकल 330 के तहत में रिजर्व किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में आ चुका है, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में आ चुका है। Which of the following schedule of the Constitution of India mention the allocation of seat in the Council of State? राज्यसभा में जो है सीट रिजर्व रहेगा हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का, ये जो है शेड्यूल 4 के अंदर में मेंशन किया गया है, तो ऑप्शन इसका बी राइट है। अंडर शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिस सब्जेक्ट एजुकेशन लाइज अंडर विच लिस्ट? जो एजुकेशन है ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में आता है। आप कुछ समय पहले न्यूज़ में सुने होंगे कि तमिलनाडु में हिंदी को पढ़ाया जाने के लिए, मतलब ऐसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही थी कि हिंदी को एक लैंग्वेज के तौर पे यूज किया जाए, वहाँ पे हिंदी को प्रचार प्रसार किया जाए, और तमिलनाडु में जो है इसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था कि वो लोग तमिल ही पढ़ेंगे, वो हिंदी पे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो जो आपका कॉन्करेंट लिस्ट होता है वो आपका एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इसके ऊपर जो कानून है स्टेट भी बना सकता है, यूनियन भी बना सकता है, तो ये आ गया कॉन्करेंट लिस्ट। यही वजह है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हस्तक्षेप किया था कि हम लोग हिंदी को प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द, ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लिस्ट बनता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और इसी के तहत जो है पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में नहीं आता है? बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी जो है ये आपका यूनियन लिस्ट के अंदर में आता है। अगला जो है ये प्रॉब्लम हो गया, ये जो है बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी जो है ये आपका आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में है। एडल्ट्रेशन जो है ये भी कॉन्करेंट लिस्ट में है। ट्रेड यूनियन जो है ये भी कॉन्करेंट लिस्ट में है। पब्लिक हेल्थ जो है ये आता है स्टेट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट? बैंकिंग जो है यूनियन लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में। एग्रीकल्चर जो है स्टेट लिस्ट में है। पुलिस जो है ये स्टेट लिस्ट में है, और ट्रेड यूनियन जो है ये आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ऑल ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट आर पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट लैंड, लिकर, पुलिस, ये सब का सब जो है ये स्टेट लिस्ट है, ये स्टेट लिस्ट में आता है। एयरवेज जो है, एयरवेज हो गया, रेलवे हो गया, डिफेंस, बैंकिंग, ये सारा का सारा जो आता है यूनियन लिस्ट में आता है, तो ऑप्शन इसका बी राइट है। दिस सब्जेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स कम अंडर विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? स्पोर्ट्स जो है ये आता है स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, स्टेट लिस्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट आर पार्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट? पुलिस स्टेट लिस्ट, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट, पब्लिक हेल्थ जो है ये स्टेट लिस्ट, बैंकिंग जो है ये आता है यूनियन लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में आता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। Which of the following subject are included in the union list? Port, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, उसके बाद हो गया आपका रेलवे, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, ये सारा का सारा जो है आपका यूनियन लिस्ट में है। एग्रीकल्चर, लैंड, लिकर, ये सारा का सारा है स्टेट लिस्ट, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। Which of the following is the subject under the union list of the Constitution of India? प्रिजन जो है, जेल आता है स्टेट लिस्ट में आता है। फॉरेस्ट जो है स्टेट लिस्ट में आता है। पिलग्रिम जो है ये भी स्टेट लिस्ट में आता है। रेलवे जो है ये आपको आता है यूनियन लिस्ट के अंदर में, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज फाउंड? ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये 8 शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया है, और भारत में जो है 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि भारत के संविधान में मेंशन किया गया है। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान के द्वारा 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है, और ये जो है 8 शेड्यूल के अंदर में मेंशन किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा।
विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू लैंग्वेज ऑफ इंडिया। जो 8th शेड्यूल है भारत के संविधान का, इसी के अंदर जो है लैंग्वेज को मेंशन किया गया है और ये शेड्यूल 8 के अंदर मेंशन है। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत का नाम, भारत का एरिया, भारत के अंदर जितने भी स्टेट हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, उनका नाम, उनका एरिया सब कुछ मेंशन किया गया है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर में मेंशन किया गया है। सेकंड शेड्यूल में जो दिया गया है सैलरी दिया गया है। थर्ड शेड्यूल में जो दिया गया है ओथ दिया गया है। और फोर्थ शेड्यूल में जो है राज्यसभा में जो सीट होगा डिफरेंट स्टेट से उसको मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। Under the 10th schedule of Indian Constitution, by whom is the final decision taken on any issue related to the disqualification of any member of लोक सभा। ये जो है लोकसभा स्पीकर के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि उस मेंबर को जो है जो प्रेजेंट कंस्टिट्यूएंसी से वो जीता है उस पोस्ट पर उसको बने रहना है या फिर उसको उस पोस्ट को त्याग करना होगा। एक्चुअली जो है शेड्यूल 10 जो है इसके अंदर मेंशन किया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर हम या आप किसी पार्टी से खड़े होते हैं, उस पोस्ट से उस जगह से जीत जाते हैं और जीतने के बाद हम अपना पार्टी छोड़ के अदर पार्टी में अगर चले जाते हैं तो ये जो है 10th शेड्यूल के अंदर जो है निषेध है, बैन किया गया है। इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर जो जजमेंट दिया जाएगा ये दिया जाएगा लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। As per the Constitution of India, the subject of the livestock and the animal husbandry is included in animal husbandry and the livestock जो है मेंशन किया गया है स्टेट लिस्ट के अंदर में भारत के संविधान का। तो ये जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा स्टेट लिस्ट। Major article of the Constitution. Which of the following article of Indian Constitution provides that there shall be a legislative assembly for the national capital territory of दिल्ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट आया है, आएगा और ये आता रहेगा। आर्टिकल 239AA। आर्टिकल 239AA ये पूछा जाएगा कि जो आपका हम लोग बोलते हैं एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन जो है, ये जो किस अमेंडमेंट के तहत बनाया गया था। तो 69th अमेंडमेंट एक्ट के तहत बनाया गया था और ये 1991 में बना था। एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन बना था। और ये जो आर्टिकल 239 का AA में मेंशन है ये रेलवे में भी आ चुका है, रेलवे में भी आ चुका है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। Which of the following article about the fundamental duty is related to the respect of national anthem? नेशनल एंथम जब भी बजेगा आदमी को खड़ा होना है नेशनल एंथम के रिस्पेक्ट में। तो ये जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल ड्यूटी जो है पार्ट 4 का ए में है। पार्ट 4 ए के अंदर मेंशन किया गया है और ये जो आर्टिकल 51 ए में मेंशन किया गया है। टोटल फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये है 11। Which of the following article of the Constitution emphasize on the fundamental duty to maintain and protect the sovereignty, unity and integrity of India? C. Connected। आर्टिकल 51 का ए जो है 51A का जो है पार्ट सी के तहत जो है आपको सारे लोगों के साथ कनेक्ट रहना है, एक दूसरे के साथ हार्मोनी बनाए रखना है, एक दूसरे को सद्भावना के साथ देखना है। मतलब एक दूसरे को हेल्प करके, अगर एक दूसरे का हेल्प करके चलेंगे तब देश आगे बढ़ेगा। ये एक्चुअली बतलाना चाह रहा था कि जो है यूनिटी, इंटीग्रिटी वगैरह जो मेंशन किया गया है ये जो है आर्टिकल 51A सेक्शन सी के तहत मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। और सी से ऐसे याद कर सकते हैं कनेक्टेड टुगेदर। Which of the following article of the Constitution of India provides protection to person arrest and detained under the preventive detention law? आर्टिकल 22 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको लग रहा कि कोई ऐसा आदमी है जो सद्भावना जो है लोगों के बीच में जो एकजुटता है उनको ख़राब कर सकता है, तो ऐसे लोगों को डिटेन कर लिया जाता है। कई बार जो है डिटेन कर लिया जाता है। और ये जो आर्टिकल 22 के तहत मेंशन है कि अरेस्ट से बचने के लिए जो है, फॉर एग्जांपल जब तक क्राइम साबित नहीं हुआ है या फिर किसी भी, जब हम लोग बोलते हैं ना कि वारंट कहाँ है, तो ये वारंट दिखलाना जो है ये आर्टिकल 22 के तहत जो है मेंशन किया गया है कि आपको जो है यहाँ पर कोई पर्सन को जो है अरेस्ट से बचा सकता है। और इसको डिटेन करने से, जिससे पुलिस डिटेन कर लेती है कि कुछ क्राइम होने वाला, उससे पहले डिटेन कर लेती है कि तुम्हारा वहाँ प्रेजेंट रहने भर से ना माहौल ख़राब हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं डिटेन करना। इससे बचाने का काम करता है आर्टिकल 22। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। क्लॉज के ऑफ आर्टिकल 51A who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or as the case may be ward between the age of dash year was added to 86 Constitution Amendment Act 2002। पहला बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है
6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है पढ़ाई को फंडामेंटल ड्यूटी कर दिया गया है उनका गार्जियन के लिए, कि जो भी बच्चा है ये उनका गार्जियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर वो 6 से 14 साल का बच्चा है तो उसको स्कूल भेजा जाए। और ये जो मेंशन किया गया आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51 में है। और जो क्लॉज के है, के से आप याद रखिए नॉलेज, नॉलेज, और के का जो पोजीशन होता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आप सब रीजनिंग पढ़ते होगे तो के का पोजीशन होता है 11 और फंडामेंटल ड्यूटी है 11। 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है नॉलेज को 6 से 14 साल तक के बच्चा लोग के लिए जो है पढ़ाई मैंडेटरी हो गया और ये इनका गार्जियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे उनको स्कूल भेजे, ये मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, 6 से 14 साल तक का बच्चा। Which of the following article of Indian Constitution guarantee equality of opportunity in the matter of public employment? सरकारी एम्प्लॉयमेंट में जो है आपको सब किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ये आर्टिकल 16 के तहत मेंशन है। आप बोलेंगे सर SC, ST, विडोज और डिफरेंट जो है रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा? अगर इक्वलिटीज़ का बात हो रहा तो जो लोग जो है सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पे या सामाजिक तौर पे जो पिछड़े हुए हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सरकार जो है फैसिलेट करती है, तो इसको बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो ये आर्टिकल 16 के तहत मेंशन किया गया है। रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर किसी के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पर जो भी लोअर लेवल पे है उनको सोसाइटी का एक स्केल पे लाने के लिए जो है थोड़ा सा रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा आर्टिकल 16 के तहत। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉपुलेशन सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट? आर्टिकल 246 आसान है। जो भारत में जनगणना जो होती है 2-4-6 2-4-6 2-4-6 ये है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी के तहत जो है पॉपुलेशन काउंटिंग जो होता है ये यूनियन सब्जेक्ट में आ जाता है 2-4-6। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल डैश इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर। गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है आर्टिकल 164 के तहत। आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट जो है PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है ओथ दिलवाता है। तो ये जो आर्टिकल 74 के तहत यूनियन गवर्नमेंट में जो है प्राइम मिनिस्टर और अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इनको जो है ओथ दिलवाया जाएगा, शपथ दिलवाया जाएगा, आर्टिकल 74 के तहत दिलवाया जाएगा और प्रेसिडेंट के द्वारा। स्टेट में जो है चीफ मिनिस्टर को शपथ दिलवाया जाता है गवर्नर के द्वारा, और ये जो है आर्टिकल 164 के तहत मेंशन किया गया। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज मेंशन इन विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 17 मतलब खतरा, जब तक देश में छुआछूत रहेगा इस तरह की चीज़ माना जाएगा देश खतरा में रहेगा। तो आर्टिकल 17 मतलब खतरा, छुआछूत को हटाना है, देश को आगे बढ़ाना है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। Which article of Indian Constitution deals with a special provision with respect to the state of Maharashtra and Gujarat? ये जो है आर्टिकल 371 आर्टिकल 371A B C इस तरह मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल 371 के तहत जो है महाराष्ट्र और गुजरात को जो है स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है। इसके अलावा जो आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल 370 का जो ए है इसके तहत जो है नागालैंड यूपीएससी का क्वेश्चन है। आर्टिकल 371 ए जो है इसके तहत किस स्टेट को स्पेशल प्रोविज़न मिलता है? तो ये नागालैंड को मिलता है। बी के तहत असम, आर्टिकल 371 का जो बी है इसके तहत मिलता है असम को। आर्टिकल 370 इसके तहत जो है जम्मू एंड कश्मीर को, जो अभी रिवोक कर दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिलता था। अगेन क्वेश्चन आ गया आर्टिकल 371 ए डील्स विथ स्पेशल प्रोविजंस इन द रिलेशन टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट? तो ये हो जाएगा नागालैंड को स्पेशल जो है प्रोविज़न मिलता है आर्टिकल 371 के तहत, 371 ए के तहत मिलता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। आर्टिकल 323 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द, ये जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 323 के तहत आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल 315 जो है ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो मेंशन किया गया है आर्टिकल 315 के तहत मेंशन किया गया है। और स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है जो है ये भी इसी के अंदर में आ जाता है। मतलब ये जो यूपीएससी है या फिर स्टेट पीएससी है ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आर्टिकल 23 के तहत जो है रिपोर्ट होगा पब्लिक सर्विस कमीशन का बारे में मेंशन किया जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। ओरिजिनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड डैश आर्टिकल? स्टार्ट में जब भारत का संविधान बना था 22 पार्ट 8 शेड्यूल
डी। और 395 आर्टिकल जो है भारत के संविधान में था, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। एज पर आर्टिकल 172 सेक्शन 2 डैश ऑफ स्टेट सेल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिजॉल्व। हम सबको पता है कि लोकसभा जो है हर 5 साल में डिजॉल्व हो जाता है, 5 ईयर में जो है डिजॉल्व हो जाता है। राज्यसभा जो है ये परमानेंट बॉडी है, परमानेंट बॉडी है, ये कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है। इसका जो मेंबर होता है हर 6 साल में रिटायर होता है और हर 1/3 मेंबर जो है 2 साल में रिटायर होता है। उसी तरह जो आपका स्टेट में आता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको आप बोल सकते हो कि स्टेट का लोकसभा है, मतलब ये हर 5 साल में जो है खत्म हो जाएगा। उसके अलावा जो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ये परमानेंट बॉडी होता है, परमानेंट बॉडी होता है। तो ये हो जाएगा सेल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिस्क्लोज, तो ये हो जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है स्टेट का, ये जो है कभी भी खत्म नहीं होता, ये एक परमानेंट बॉडी रहता है स्टेट का। Which article of Indian Constitution state that India that is भारत shall be a union of state? ये आर्टिकल 1 के तहत मेंशन किया गया है। इंडिया that is भारत is a union of state जो है आर्टिकल 1 के तहत मेंशन किया गया है। आर्टिकल 1 of the Indian Constitution which state that India that is भारत shall be a union of state mention which of the following फीचर्स। ये जो है भारत जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी के तहत इसको मेंशन नहीं किया जाता। सेकुलरिज्म जो है आपका प्रियम्बल का पार्ट है, तो इसके तहत भी मेंशन नहीं किया गया है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इसके तहत भी नहीं है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, भारत जो है एक जो है फेडरल स्टेट है, और फेडरल स्टेट का जो हम लोग स्ट्रक्चर लिए हैं ये लिए हैं कनाडा के संविधान से, और इसके तहत जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत जो है भारत जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट है, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, ये जो है कोई भी बाहर का स्टेट अगर भारत में आकर मिलना चाहे, फॉर एग्जांपल आपको पता है बेरूबारी केस जो है भारत में आया था, 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015, अभी तुरंत एनटीपीसी में आया है, एनटीपीसी 2025 में आया है। भारत क्या करता है, कुछ ज़मीन जो है बांग्लादेश से लेता है और जो भारत जो है कुछ ज़मीन बांग्लादेश को देता है, इसको बोलते हैं लैंड एग्रीमेंट बोलते हैं। तो जब भी भारत किसी ज़मीन को एक्वायर करेगा तो वहाँ पर रहने वाले सिटीजन और वहाँ का ज़मीन, वहाँ का हर एक प्रॉपर्टी भारत का हो जाएगा, और भारत सरकार चाहे तो उस पर्टिकुलर जगह का नाम भी बदल सकता है, तो इंटर और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। तो आर्टिकल 2 के अंदर मेंशन किया गया है किसी भी नया स्टेट का स्थापना जो है किया जा सकता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव हेड जो है भारत का वो है आपका प्रेसिडेंट है। और भारत में जो यूनियन लिस्ट स्टार्ट होता है, यूनियन गवर्नमेंट जो स्टार्ट होता है ये आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक होता है। और जो आर्टिकल 52 है इसके अंदर प्रेसिडेंट मेंशन किया गया है, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जो होता है ये एग्जीक्यूटिव हेड होता है भारत का, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 52 से लेके 78 तक जो है आपका एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन का मेंशन किया गया है, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। आर्टिकल डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर, आर्टिकल 21 जो है ये लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मेंशन किया गया। आर्टिकल 51 जो है इसके तहत जो है यूएन मेंशन किया गया है, इंटरनेशनल पीस को बनाए रखने के लिए मेंशन किया गया है। आर्टिकल जो 56 है ये जो है आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, और हम सबको पता है कि आर्टिकल जो है 25 से लेकर 28 तक जो है ये जो है माइनॉरिटी के बारे में है, और माइनॉरिटी का रिलीजियस जो ये है आपका फ्रीडम है उनको मेंशन किया गया, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। Which article of the Constitution of India declare that law inconsistent with Part 3 before the commencement of the Constitution of India 1950 are void? void का मतलब होता है खाली करना या फिर हटा देना, void का मतलब। तो ये जो है भारत के संविधान का आर्टिकल 13 बोलता है कि अगर कुछ इस तरह का संविधान में कुछ कानून बना हुआ है जो कि किसी के अधिकार को छीनता है, तो उसको आर्टिकल 13 के तहत जो है वॉइड कर दिया जाएगा, खाली कर दिया जाएगा, या फिर भारत के संविधान से हटा दिया जाएगा। इसका आप एग्जाम्पल सुन सकते हैं कि ट्रिपल तलाक, इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है कि ट्रिपल तलाक जो है, पर जो यूनियन गवर्नमेंट थी वो एक्सक्यूज़ देती है
कि ये जो है मुस्लिम महिलाओं का अधिकार छीन रहा और ये असंवैधानिक है, इसी के तहत इसको हटा दिया जाएगा। तो ये हटा दिया गया ट्रिपल तलाक को। तो इसमें जो है आर्टिकल 13 का इस्तेमाल किया गया था कि जो भी ऐसा चीज़ें जो किसी के अधिकार को कम कर रहा है या छीन रहा, उसको भारत के संविधान से हटा दिया जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, आर्टिकल 13। आर्टिकल डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट there shall be a commission for the socially and educationally backward class to be known as the National Commission for Backward Class। नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास जो है ये आर्टिकल 338 बी के तहत मेंशन किया गया। आर्टिकल 338 बी के तहत ये दोबारा से आएगा और ये पीएससी वगैरह में भी आ चुका है कई बार। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, 338 बी। इन विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट ऑफ प्रॉपर्टी मेंशन। राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है पहले ये था आर्टिकल 31 में, आर्टिकल 31 में था। और आर्टिकल 31 जो है ये फंडामेंटल राइट के अंदर में आ जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है 12 से लेकर 35 तक मेंशन है। अब सरकार को किसी का ज़मीन को एक्वायर करना है और ये फंडामेंटल राइट है किसी का, वो चाहे तो दे सकता है और ना चाहे तो ना दे। तो इसके लिए जो है आदमी जो है चल जाता था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चल जाता था, और सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 या फिर हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जो है उस आदमी के हक में फैसला देता था। तो कई बार इस तरह होता था कि कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा, कोई डेवलपमेंट वर्क चल रहा और जो सामने वाला आदमी है वो ज़मीन नहीं दे रहा। तो इसके लिए क्या किया गया कि जो आपका राइट ऑफ प्रॉपर्टी है उसको हटाया गया आर्टिकल 31 से और 300 का ए में जाकर रख दिया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो बचा बट फंडामेंटल राइट नहीं रहा। तो ये पहले था आर्टिकल 31 में, आर्टिकल 31 से हटाया गया और उसको 300 का ए में डाल दिया गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। Which of the following article of the Constitution of India state that the president or the governor or the Raj Pramukh of a state shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the power and the duty of his court। ये आर्टिकल 361 के तहत जो है स्पेशल पावर मिला है आपका राज्यपाल और प्रेसिडेंट को कि अगर वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं तो कोई भी आदमी जाकर ये नहीं बोल सकता है कि किसी भी हाई कोर्ट में कि ये जो राष्ट्रपति हैं या फिर स्टेट के गवर्नर है ये अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, आप इनके ऊपर कोई कार्रवाई कीजिए। इनको ये स्पेशल जो है इम्यूनिटी मिला है, इनको पावर मिला है। तो आर्टिकल 361 के तहत ही ये पावर इनके पास है। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेल बी मनी बिल नॉट इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। मनी बिल जो है ये आर्टिकल 9 के तहत ये मेंशन किया गया कि मनी बिल जो है जनरली ये इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में पास होने के बाद जो है ये राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा में इसके ऊपर वोटिंग हो या ना हो 14 दिन के अंदर जो है लोकसभा को रिटर्न कर देना होगा इसको। इन केस अगर वोटिंग हुआ राज्यसभा में और वहाँ पर वोटिंग में अगर जो है इसको मतलब डाउन कर दिया गया, इसको पास नहीं किया गया, उसके बाद भी ये जो है पास हो जाएगा, क्योंकि मनी बिल जो है आपका लोकसभा का पार्ट है और ये 14 दिन के अंदर ऑटोमेटिक पास हो जाता है। तो ये आर्टिकल 109 के तहत मेंशन किया गया। आपसे पूछा जाएगा मनी बिल जो है ये कितना नंबर आर्टिकल में मेंशन किया गया, तो आर्टिकल 110 हो जाएगा। 110 लिखिएगा और इसको एम बना दीजिएगा तो हो जाएगा मनी बिल 110 आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। ये बोला गया था कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा मनी बिल को, तो ये जो है आर्टिकल 109 के तहत मेंशन है। Which of the following article of the Constitution of India define for a separate secretarial staff for each house of the parliament। ये आर्टिकल 98 के तहत जो है कि हर हाउस का अलग अलग जो है सेक्रेटरियल स्टाफ होगा, ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 98 के तहत। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेल अ मनी बिल नॉट इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल ये स्टेट का समझ लीजिए कि स्टेट का राज्यसभा हो गया। तो स्टेट का जो होता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होता है जो कि स्टेट का आपका लोकसभा होता है। दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि राज्यसभा की तरह जो है ट्रीट किया जाता है और ये एक परमानेंट बॉडी होता है। तो आर्टिकल 198 के तहत जो ये मेंशन किया गया है कि जो भी स्टेट का बजट होगा, जो भी मनी बिल होगा, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जाएगा। तो ये है आर्टिकल 198 के तहत मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद 300 का ए अभी तुरंत देखे थे, ये जो है आपका राइट ऑफ प्रॉपर्टी है। ये पहले आर्टिकल 31 में था, 31 से जो हटाकर इसको 300 का ए में डाल दिया गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बचा है, ना कि फंडामेंटल राइट। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होगा इनको प्रिविलेज मिलता है 105 के तहत। आप कई बार देखे होंगे कि कुछ अपशब्द भी बोल दिया जाता है तो
कुछ ज़्यादा कुछ बोल दिया जाता है, उसके बाद भी उनके ऊपर जो किसी भी कोर्ट में या किसी भी थाने में कोई कंप्लेन वगैरह दर्ज नहीं किया जाता है। ये जो है एक स्पेशल पावर दिया जाता है लोकसभा के मेंबर के कि वो जो भी वहाँ पर बोल रहे हैं उस बात को जो है कोर्ट में या किसी भी जगह पे डिस्कस ना किया जाए। तो ये आर्टिकल 105 के तहत मेंशन किया गया है। एज पर आर्टिकल 112 section 1 of the Constitution of India, who among the following is assigned with the responsibility to ensure that the annual statement of expenditure is laid before both house of parliament। ये जो है प्रेसिडेंट के पास पावर होता है। ये आर्टिकल 112 जो है 112 जो है ये इसको बोलते हैं एनुअल स्टेटमेंट। और एनुअल स्टेटमेंट जो होता है आपका, जो हम लोग बस बोल सकते हैं बजट भी बोल सकते हैं। तो ये जो बजट होता है ये जब भी लोकसभा या राज्यसभा में जब प्रेजेंट किया जाता है तो सबसे पहले जो है अनुमति लिया जाता है, परमिशन लिया जाता है प्रेसिडेंट से। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच आर्टिकल से दैट द इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट शेल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सरफेस। ये जो है मेंशन किया गया आर्टिकल 326 के तहत। हम सबको पता है कि पहले जो वोटिंग एज था 21 साल से कर दिया गया वोटिंग एज 18। ये जो है 61st अमेंडमेंट एक्ट राजीव गांधी सरकार के टाइम में हुआ था, 1988 में हुआ था, जो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया वोटिंग एज। तो ये जो है आर्टिकल 326 का इस्तेमाल किया गया था। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर अ स्टेट गवर्नर टू प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जारी करने का जो पावर होता है जो स्टेट गवर्नमेंट में जो होता है ये होता है गवर्नर के पास। और गवर्नर जो है 213 का इस्तेमाल करके जो है ऑर्डिनेंस जारी करता है। उसी तरह जो है ऑर्डिनेंस जारी करने का जो पावर होता है राष्ट्रपति के पास ये होता है 123 आर्टिकल 123। ऑर्डिनेंस क्या होता है हम बता दे रहे हैं। जब लोकसभा या राज्यसभा नहीं चल रहा होता है और उस समय किसी अर्जेंट कानून को लाना जरूरी हो जाता है तो उस समय जो होता है प्रेसिडेंट जो है एक कानून को पारित करते हैं और डायरेक्ट इसको लागू कर दिया जाता है। और इसका वैलिडिटी जो होता है ये 6 महीना होता है। 6 महीना के अंदर अगर जैसे पार्लियामेंट खुला इसके ऊपर डिस्कशन हुआ, वोटिंग हुआ और ये कानून बन गया तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज जो है ये 6 महीना बाद ये कानून जो है खत्म हो जाएगा। तो ये जो होता है आपका ऑर्डिनेंस पावर जो राष्ट्रपति के पास है ये आर्टिकल 123 का इस्तेमाल करता है। और जो गवर्नर ऑफ स्टेट होता है ये 213 का इस्तेमाल करता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है। आपको बोला गया आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 जो है ये गलत है। आर्टिकल 79 के तहत जो है ये पार्लियामेंट को मेंशन किया गया है, पार्लियामेंट को मेंशन किया गया। आर्टिकल 80 के तहत जो है राज्यसभा मेंशन किया गया है, राज्यसभा। आर्टिकल 81 जो है 81 इसमें लोकसभा मेंशन किया गया है तो पहले ही गलत दिया गया। आर्टिकल 114 जो है ये अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल है, जो राष्ट्रपति जो है अनुमति देता है आर्टिकल 112 के तहत। और जो भी वो बिल पास होता है उस बिल में फॉर एग्जांपल आज हम कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आज हमको 10 लाख का जरूरत पड़ेगा, पर यही कंस्ट्रक्शन डिले हो जाता है किसी भी कारण से और 2 साल बाद 3 साल बाद इस के ऊपर अगर काम स्टार्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि अगर आज 10 लाख में बन रहा तो कल हो सकता है कि 12 लाख में बने। तो उसके लिए जो भी एक्स्ट्रा जो पैसा का रिक्वायरमेंट होता है इसी को बोलते हैं बाद में अप्रूवल कराया जाता है। आर्टिकल 280 मोस्ट इंपॉर्टेंट आया है, आएगा और आता रहेगा। आर्टिकल 280 जो है फाइनेंस कमीशन के बारे में मेंशन किया गया। आर्टिकल 312 जो है ऑल इंडिया सर्विस है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन ए जो है ये गलत दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 124 के तहत मेंशन किया गया है। आर्टिकल 124 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मेंशन किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। What does सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड डील्स विद द। ये जो है आर्टिकल 124 जो सेक्शन 124A जो है ये सिटीजन का चार्ज लगता है, किसी के ऊपर जो है सिटीजन का चार्ज लगता है, यही मेंशन किया गया आर्टिकल सेक्शन 124A के तहत में। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द मनी बिल। मनी बिल याद करना बड़ा आसान है, 110 मनी बिल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्यूर लेड डाउन इन द फ्लोइंग आर्टिकल। भारत के संविधान में जब भी किसी तरह का चेंज किया जाता है इसको बोलते हैं अमेंड करना। अमेंड करने का मतलब होता है कि तोड़ मोड़ करना, उसमें चेंजेस लाना। तो ये आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके किया जाता है भारत का संविधान। आपसे पूछा जाएगा और ऐसे पूछा भी गया है कि आर्टिकल 370 हटाने में कौन सा आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया था। तो संविधान में किसी भी तरह का जब चेंज करेंगे तो आर्टिकल 368 के तहत जो है इस प्रोसेस को किया जाता है। Article dash of the Constitution of India lays down the process for introducing changes in the Constitution। भारत के संविधान में किसी भी तरह का कोई अगर चेंज लाना है तो आर्टिकल 368 का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है पार्ट 20 में मेंशन किया गया है, पार्ट 20।
तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। आर्टिकल 134A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट डील्स विद द, ये जो है यूनियन गवर्नमेंट का है। ये जो आर्टिकल 134A है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट डील्स विद द, ये है यूनियन गवर्नमेंट का लिस्ट में आता है। हम सबको पता है कि यूनियन लिस्ट जो है, यूनियन गवर्नमेंट का जो लिस्ट है, यूनियन गवर्नमेंट मेंशन है आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 51 तक, 151 तक मेंशन है। उसके बाद जो है आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक जो है स्टेट है। और ये जो स्टेट हो गया आपका आर्टिकल 152 से लेकर 137, यूनियन हो गया आपका 52 टू 151। फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट जो है ये 12 से लेकर 35 तक मेंशन किया गया है। और डीपीएसपी जो है आपका 36 से लेकर 51 तक मेंशन किया गया है भारत के संविधान में। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आर्टिकल 228 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफर ऑफ सर्टन केस टू हाई कोर्ट डील्स विद द, ये जो है डीपीएसपी जो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। तो ये आर्टिकल ये तो हो नहीं सकता। स्टेट जो है, स्टेट है 152 से 237 तक मेंशन किया गया, तो इसी लिस्ट के अंदर में आ जाएगा आर्टिकल 238। यूनियन लिस्ट जो है ये आपका 52 से लेकर 151 तक है। फंडामेंटल राइट जो है ये 12 से लेकर जो है 35 तक दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। आर्टिकल 173 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डील्स विद द, स्टेट लेजिस्लेचर किस में होगा? स्टेट लिस्ट में होगा। स्टेट लिस्ट में हमको पता है कि स्टेट लिस्ट जो है 152 से लेकर 237 तक मेंशन किया गया है। तो 152 और 137 के बीच में आता है 173, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आर्टिकल 187 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्रेटरीट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डील्स विद द, आर्टिकल 137 जो है आर्टिकल 152 से लेकर 237 के बीच में आएगा। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का लिस्ट में आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। आर्टिकल 27 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम एज टू पे ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन्स डील्स विद द, आर्टिकल 27 के तहत जो है किसी भी आप रिलीजन को फैलाना या बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरह का टैक्सेस वगैरह नहीं दिया जाएगा। आपको पता है कि मंदिर मस्जिद गिरजा वगैरह जो कुछ भी है उसके अंदर जो भी पैसा इकट्ठा होता है या फिर जो भी श्रद्धालु वगैरह देते हैं तो उसके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है। एक छोटा सा अमाउंट दिया जाता है जो भी सरकार जो है मंदिर मस्जिद गिरजा या दरगाह वगैरह का पीछे जो भी खर्चा करती है, सेफ्टी प्रोवाइड कराती है, तो वो एक छोटा सा अमाउंट लेती है, बट वो कोई टैक्स नहीं है। तो ये यूनियन गवर्नमेंट जो है आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है आर्टिकल 152 से लेकर जो है 237 तक मेंशन किया गया। डीपीएसपी जो होता है 36 से लेकर 51 तक है। फंडामेंटल राइट जो है ये 12 से लेकर जो है 35 तक है। तो ये आ जाएगा फंडामेंटल राइट के कैटेगरी में आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अंडर विच आर्टिकल ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश, यूपीएससी जो है आर्टिकल 315 के तहत में मेंशन किया गया है। और ये जो है पार्ट 14 में है, 14 में, पार्ट 14 के अंदर में जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को मेंशन किया गया है। आर्टिकल 222 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफर ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू द अनदर डील्स विद द, आर्टिकल 122। डीपीएसपी होता है आपका 36 से लेकर 51, तो ये तो हो नहीं सकता। यूनियन जो है ये 51 से लेकर 152 तक है, तो ये भी नहीं हो सकता। 52 से लेकर 151 तक, तो ये भी नहीं हो सकता। स्टेट जो है ये होगा 152 से लेकर 237 तक, और ये जो है 222 जो है ये इन्हीं के बीच में आएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आर्टिकल 211 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर डील्स विद द, ये जो है आर्टिकल 211 है, ये आता है स्टेट गवर्नमेंट का लिस्ट में, और स्टेट गवर्नमेंट है 152 से लेकर 237 तक। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर ऑफ इंडियन यूनियन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 75 के तहत जो है जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री और अदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको शपथ दिलाता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये आईएएस के बारे में बोला जा रहा है। एंड द इंडियन पुलिस सर्विस आर डीम्ड टू बी सर्व्स क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट अंडर, ये जो है आर्टिकल 312 के तहत जो है आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और जो पुलिस सर्विस है इंडियन पुलिस सर्विस को मेंशन किया गया आर्टिकल 312 के तहत। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट अलाउज द गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अंटिल द न्यू
पार्लियामेंट पास द बजट फॉर द होल ईयर, इसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। आपको पता है लोकसभा भंग होने से पहले हर 5 साल में लोकसभा भंग होता है, तो उससे पहले जो एक बजट को पेश किया जाता है, ये फरवरी में पेश किया जाता है, और उसमें बोला जाता है कि जैसे हम जीत कर आएंगे हम ये सारा कुछ करने वाले हैं, बिहार को इतना मिलेगा, यूपी को इतना, बंगाल को इतना, झारखंड, तमिलनाडु, फलना ढिमका, सबको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, सब जगह डेवलपमेंट होगा और सब भारत बहुत तरक्की कर लेगा। तो ये जो होता है आपको जो बजट होता है इसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। और ये जो बजट होता है ये एक्सपेंस करने का आइडिया दिया जाता है कि ये जो नेक्स्ट ईयर में एक्सपेंसेस किया जाएगा, इतना खर्चा किया जाएगा पब्लिक वेलफेयर में या फिर भारत को डेवलपमेंट करने में, जिस किसी भी फील्ड में मेंशन किया जाएगा, इसको कहा जाता है वोट ऑन अकाउंट। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द इलेक्शन कमीशन टू पावर टू सप्रेस टू सुपरवाइज इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। ये जो है आर्टिकल 324 के तहत जो है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मेंशन किया गया। पार्ट इंपॉर्टेंट है इसका, पार्ट जो हो जाएगा 15। पार्ट 15 के तहत जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मेंशन किया गया है, और ये आर्टिकल 324 के तहत मेंशन किया गया है। पहला इलेक्शन कमिश्नर जो थे इनका नाम था शिवकुमार सेन, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI इज द वॉचडॉग of free and the fair election in the country and dash of the constitution of India provides for its establishment। आर्टिकल 324 के तहत जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है एज अ वॉच डॉग या फिर मतलब एक ऐसा अथॉरिटी जो कि भारत में जो है सही तरीका से इलेक्शन को कंडक्ट करवाए, ये ऑप्शन बी आर्टिकल 324 के तहत हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। देखिए आर्टिकल 370 जो है ये कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। आर्टिकल 378 का जो है बी, सेक्शन बी और सेक्शन सी को ख़त्म कर दिया गया है। एक्चुअली सेक्शन ए जो है आर्टिकल 370 का जो सेक्शन ए है ये जो है ये बोलता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है भारत का अटूट हिस्सा है, तो ये जो है इसको ख़त्म करना तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि ये तो भारत का एक पार्ट है। तो ये बी और सी जो है आर्टिकल 370 का बी और सी को ख़त्म कर दिया गया है। आर्टिकल 370 का ए जो है अभी भी है, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। द रिसेंटली रिवोक आर्टिकल 370 इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। आसान सा क्वेश्चन है, इसको 2019 में 31 अक्टूबर 2019 में जो है जम्मू कश्मीर को जो है जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का जो है बी और सी जो पार्ट था उसको हटा दिया गया है, और ये जो है रिलेटेड था जम्मू एंड कश्मीर से। द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास NCBC वाज फाउंड बाय द इंसर्शन ऑफ आर्टिकल डैश इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो है आर्टिकल 338 का बी के तहत जो है NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया था, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। और ये जो बनाया गया था ये 14 अगस्त, आप ईयर याद रखिए 1993 का है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का स्थापना जो है 1993 में हुआ था। According to which article of Indian Constitution the Council of Minister will collectively responsible for the लोक सभा। हम सबको पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। और ये जो आर्टिकल जो है 75 के तहत जो है मेंशन किया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होगा प्राइम मिनिस्टर, और ये जो है आर्टिकल 75 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड द शेड्यूल ट्राइब। ये आर्टिकल 244। आर्टिकल 44 जो है ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC है, ये आर्टिकल 44 में। उसी तरह आर्टिकल 244 जो है 244 का ए जो है ये शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब एरिया जो है उसका ऊपर कंट्रोल ऑफ स्पेशल प्रोविजन के बारे में मेंशन करता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दी प्रियम्बल विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरलिज्म जो है ये भारत के संविधान में मेंशन नहीं किया गया। भारत जो है एक सोशलिस्ट स्टेट है, सेकुलर है। भारत जो है एक रिपब्लिक है, यहाँ पर जो है जनता के द्वारा चुनकर आदमी जो है बन सकता है हेड ऑफ द स्टेट, पर ये जो है उसका वंशानुगत पोस्ट नहीं है, तो फेडरलिज्म जो है ये मेंशन नहीं किया गया है भारत के प्रियम्बल में। इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डैश एश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ब्रदरहुड जो है ये भाईचारा बनाए रखने के लिए और एकजुटता बनाए रखने के लिए मेंशन किया है। इक्वलिटी, हर कोई इक्वल है, जेंट्स लेडीज़ किसी भी रिलीजन रेस कास्ट जेंडर सबसे ऊपर जो है ये है
भारत का संविधान और ये प्रियम्बल में मेंशन किया गया इक्वलिटी, फ्रीडम हर किसी को मिलेगा, सोशल जस्टिस मिलेगा, आपको इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा, आपको पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, हर कुछ है, ये फ्रीडम और जस्टिस सब कुछ है। ये जो है ब्रदरहुड जो मेंशन किया गया, ये डिग्निटी बनाने के लिए, इंडिविजुअल का डिग्निटी, हर किसी को जो है उसका अधिकार मिलेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रेट आइडियाज इज मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम, ये जो दिया गया फ्रीडम ऑफ बिलीव, फिजिकल, ये मेंशन नहीं किया गया, फ्रीडम टू अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का जो फ्रीडम है ये भी मेंशन नहीं किया गया प्रियम्बल में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हाँ ये है, सिविल, सिविल मेंशन नहीं किया गया, पॉलिटिकल दिया गया है, और आपका जो है वर्शिप करने का मेंशन किया गया है, इसमें सिविक मेंशन नहीं है, इसमें अपॉर्चुनिटी मेंशन नहीं है, इसमें जो है फिजिकल मेंशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ थॉट हाँ आपका है, एक्सप्रेशन जो है इसका भी है, बिलीफ का भी है, आप जिस किसी फेथ को मानते हो आप मान सकते हो, आप किसी फेथ का जो है वर्शिप कर सकते हो, तो ऑप्शन डी इसका मोस्ट एक्यूरेट है। Which of the following word does not appear before the word republic in the preamble of कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिसॉल्व टू द कंसिस्टेंट इंडिया इज द सोवर्जिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ये जो है आपका जो फेडरल जो दिया गया है, फेडरल के बारे में तो मेंशन ही नहीं है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, सोवर्जिनिटी है, ये सब कुछ मेंशन किया गया, बट जो फेडरलिज्म है या फेडरल सिस्टम है ये मेंशन नहीं किया गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड डज नॉट प्रिस्क्राइब द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सर्वोजिन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट सब है, फेडरल जो है भारत के प्रियम्बल में, भारत के संविधान के प्रियम्बल में मेंशन नहीं किया गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। रिगार्डिंग द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारत के संविधान का पार्ट है, ये गलत दिया गया है। इट वॉज लेटर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1972 बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नहीं 3 वर्ड को अलग से ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और जो है आपका इंटीग्रिटी जो है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है मेंशन किया गया था 1976 में, पर जो ओरिजिनल भारत का संविधान था उसके अंदर जो है प्रियम्बल मेंशन किया गया था, तो ये भी गलत हो गया। इट कैन नॉट बी अमेंड इन द पार्लियामेंट, ये अमेंड हो चुका है, इसको एक बार चेंज किया जा चुका है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, तो ये जो आपका दिया गया है तो ये भी आपका गलत दिया हुआ है कि ये अमेंड नहीं हो सकता, ये अमेंड हो चुका है 1976 में अमेंड हो चुका है। इट्स इंडिकेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्किटेक्चर, जो लोग भारत का संविधान बना रहे थे उनको पता था कि भारत कैसा होगा, एक सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, ये सब कुछ को मेंशन किया गया था, तो जो भी भारत के संविधान के निर्माता थे उनका माइंड में जो भी आइडिया चल रहा था वो सारा का सारा आइडिया जो रिफ्लेक्ट करता है प्रियम्बल को, जब हम लोग प्रियम्बल पढ़ते हैं तो उसमें बहुत अच्छा से लिखा गया है सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, भारत ऐसा बनेगा, जो कुछ लिखा गया है ये सारा आइडिया इसमें दिखता है, तो ऑप्शन डी इसका जो होगा राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब्ड इंडिया एज द सेकुलर स्टेट, भारत का जो प्रियम्बल है इसमें सेकुलरिज्म के बारे में मेंशन किया गया है, भारत जो एक सेकुलर स्टेट है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म इज नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फर्टिनिटी है, भाईचारा, सोवर्जिनिटी है, इक्वलिटी है, एग्लिटरेनिज्म जो है ये भारत के संविधान के जो प्रियम्बल है इसमें मेंशन नहीं किया गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द जस्टिस डिस्क्राइब इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन विच फॉर्म, भारत का जो प्रियम्बल है ये 3 तरह का जस्टिस देता है, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, और ये जो है भारत के प्रियम्बल में मेंशन किया गया है, और ये क्वेश्चन यूपीएससी का है, और एक बार नहीं ये शायद 2 या 3 बार आया हुआ है, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन 3 टाइप ऑफ जस्टिस, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेंशन, इकोनॉमिक जस्टिस है, सोशल जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है, कल्चरल जस्टिस जो है ये भारत के संविधान का प्रियम्बल में मेंशन नहीं किया गया है, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। द सोर्स ऑफ ऑथोरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीपल ऑफ इंडिया, भारत का जो लोग है, भारत की जो जनता है, ये जो है मेन सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो भी ये लोग को चुन के भेज रहे हैं ये भारत की जनता ही चुन के भेज रहे हैं, तो उनका संविधान का निर्माण कर रहा और देश को चलाने में हेल्प कर रहा है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट, इंडिया जो है कम्युनिस्ट मेंशन नहीं है कि भारत जो है कम्युनिस्ट स्टेट है, कम्युनिस्ट स्टेट जो है आपका चाइना है, कम्युनिस्ट स्टेट था यूएसएसआर था, भारत जो है सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, बट भारत जो है कम्युनिस्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट हो जाएगा।
अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज़ अ रिलीजियस स्टेट नहीं, भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। कैपिटलिस्ट स्टेट ये यूएस नहीं है, यहाँ कैपिटलिस्ट स्टेट नहीं है। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है कि एक राजा होगा और उसका 4-5 चमचा होगा जो अलग अलग फील्ड पे काम करेगा, जो कुछ भी आइडिया देगा उसको बोलते हैं, उसी को राजा फॉलो करेगा, उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। तो ये भी नहीं, भारत जो है एक सेकुलर स्टेट है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन रेफर्ड टू इट्स कॉन्साइंस। कॉन्साइंस का मतलब होता है अंतर मन से मानना, और अंतर मन से हम लोग मानते हैं अपना रिलीजन को, दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, ये अंतर मन से अपना मानना होता है। तो ये जो है फंडामेंटल राइट के तहत मेंशन किया गया। ये जो है आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक है कि अगर आप किसी भी 25 से लेकर 28 तक है, 25 से लेकर 28 तक है। कॉन्साइंस के बारे में मेंशन किया गया है। आप किसी भी धर्म को अगर आपको पसंद आता है, आप उस धर्म को फॉलो करना चाहते हैं, आप अंतर्मन से फॉलो कीजिए, आपको ज़्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। तो कॉन्साइंस जो है फंडामेंटल राइट के तहत मेंशन किया गया है। अगला जो है सिटीजनशिप, इन विच ईयर द सिटीजनशिप एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया, 1955 का है। जो सिटीजनशिप है ये 1955 का है। हु एमंग द फ्लोइंग विल बी कंसिडर्ड एज द नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा ऐसा है जो भारत का नॉर्मल सिटीजनशिप कहा जाएगा। इंडियाज वर्किंग इन द फॉरेन एम्बेसीज इन द इंडिया, सही है, इंडियन है। अब जो फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहा, किसी यूएस का एम्बेसी में काम कर रहा या किसी भी अदर एम्बेसी में काम कर रहा, पर वो रहेगा सिटीजन इंडिया ही। एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एम्बेसडर जो है, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये जो है दोनों फॉलो कर रहा। ये कोई एम्बेसडर है, एम्बेसडर मतलब भारत का जो है उच्च आयुक्त जो है, जो राजदूत है, जो विदेश में है, भारत का जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ पर है, वहाँ पर काम करता है, तो वो डेफिनेटली इंडिया का होगा आदमी, और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो दोनों जो है इसमें सही है। इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।